हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ। आज का जो हमारा डीप डाइव है ना, वो यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर होने वाला है। बिल्कुल और उस विषय का नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित। राइट। और छात्रों के लिए अच्छी बात यह है कि ये एक पूरी तरह से एग्जाम रेडी मास्टर क्लास होने वाली है। मतलब हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। हम इसको एकदम क्लासरूम लेक्चर की तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। हाँ, क्योंकि इस सिलेबस को हमने 2 मेन हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा है गणित का आधार, जिसमें संख्याओं का क्लासिफिकेशन, स्थानीय मान और शून्य के नियम आएंगे। और दूसरा हिस्सा है भाषा विज्ञान, जिसमें हम वर्णमाला, उसके उच्चारण, व्याकरण और आखिर में भाषा शिक्षण शास्त्र को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे गणित से स्टार्ट करते हैं। कि आप थोड़ा परिमेय, अभाज्य और विषम संख्याओं का कंफ्यूजन क्लियर करें बच्चों के लिए। जरूर। देखिए, सबसे पहले परिमेय यानी रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। राइट। ये वो संख्याएं हैं जो p/q यानी p/q के फॉर्म में लिखी जाती हैं। हाँ। पर इसमें मैथ की एक बहुत बड़ी और स्ट्रिक्ट शर्त है। वो क्या? जो q है ना, यानी डिनोमिनेटर, वो कभी भी शून्य यानी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि 0 से किसी चीज को डिवाइड करना तो लॉजिकली नहीं है ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाता है। अब आते हैं अभाज्य संख्याओं पर, यानी प्राइम नंबर्स। ये संख्याएं थोड़ी जिद्दी नेचर की होती हैं। जिद्दी मतलब कैसे? मतलब ये कहती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से कटूंगी या फिर खुद अपने आप से, और किसी दूसरे नंबर के टेबल में मैं आऊंगी नहीं। ओ, जैसे 2, 3, 5 या फिर 7। एग्जैक्टली। पर वही अगर हम विषम संख्याओं पर आएं, यानी ऑड नंबर्स, तो उनका रूल बहुत सिंपल है। कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे, वो विषम है। मतलब जिसमें रिमाइंडर या शेषफल बच जाए, जैसे 9 हो गया। हाँ, अब देखिए, 9 विषम जरूर है पर अभाज्य नहीं है, क्योंकि वो 3 की टेबल में आ जाता है। सही जवाब। ये छोटा सा डिफरेंस एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए इसको क्लियर रखना जरूरी है। ये तो दिमाग में बैठ गया। और एक छोटी सी डिटेल्स जो हमारे नोट्स में दी है, हाँ, बताए। कि सबसे पहली 3 अंकीय संख्या यानी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 100 होती है। अरे बिल्कुल, 99 तक तो सिर्फ 2 अंक ही होते हैं। जैसे ही हम 1 ऐड करते हैं, 100 पहला 3 डिजिट नंबर बन जाता है। ये बहुत बेसिक लगता है, पर फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सही बात है। अच्छा, अब एक और मेजर पॉइंट पर आते हैं जो मुझे बचपन में बड़ा सताता था। छात्रों स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का फर्क कैसे हमेशा के लिए याद रखें, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। पीडीएफ में एक नंबर दिया है ना, 4547। हाँ, 4547। राइट। अब इस नंबर में जो 5 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका अंकित मान, ध्यान दीजिएगा, फेस वैल्यू क्या है, तो वो 5 ही रहेगा, चाहे वो नंबर में आगे लिखा हो या पीछे। हाँ, क्योंकि चेहरा यानी फेस तो कभी बदलता नहीं है ना, वो अंक का अपना मूल मान है जो फिक्स रहता है। ओह, मेक्स सेंस। तो फिर स्थानीय मान में क्या चेंज आता है? स्थानीय मान, जैसा कि नाम से लग रहा है, उसकी स्थान या पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब उस नंबर 4547 में 5 सैकड़ा यानी हंड्रेड्स की जगह पर बैठा है। अच्छा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हाँ, हंड्रेड्स की पोजीशन। तो अब उसका स्थानीय मान बन जाएगा 5 × 100 यानी 500। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर। मतलब फेस वैल्यू आइडेंटिटी है जो स्टेबल रहती है, और प्लेस वैल्यू उस जगह की पावर है जहां वो रखा गया है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पर एक पीडीएफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिलकर। सवाल है 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? ओके, नंबर है 445, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 बार 4 आया है। हाँ, पहला 4 जो सैकड़ा यानी हंड्रेड्स की जगह पर है, उसका मान सीधा 400 हो गया। और जो दूसरा 4 है वो दहाई यानी टेंस की जगह पर है, तो उसका मान हो गया 40। और क्योंकि अंतर पूछा है, तो हम 400 में से 40 माइनस करेंगे, हाँ, तो अंतर आएगा 360। 360। परफेक्ट। कितना सिंपल लॉजिक है ये रट्टा मारने के बजाय। अच्छा, इसके बाद आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर की बात हुई है। हाँ, जिसको समझने का सबसे आसान तरीका है सीढ़ियां चढ़ना। राइट, जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, 3, फिर 6, फिर 9 और 12, एक बढ़ता हुआ क्रम। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना ही आरोही क्रम है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, गणित का बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। तो अब आते हैं उस अनमोल चीज पर जिसके बिना मैथ एग्जिस्ट ही नहीं करती, शून्य, 0। शून्य। इसके नियम बड़े पावरफुल होते हैं। हाँ, शून्य की इंपॉर्टेंस पर चर्चा करना तो बनता है। इसका सबसे पहला रूल क्या कहता है? पहला नियम है कि अगर आप किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में एक 0 लगा दें, तो वो क्या करेगा? तो वो संख्या सीधे 10 गुना बड़ी हो जाती है।
जैसे 10 के आगे एक और 0 लगाया तो वो इंस्टेंटली 100 बन गया। वाओ, सीधा 10 टाइम्स की जंप। और भाग देने पर क्या रूल अप्लाई होता है इसका? ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप 0 यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा 0 ही आएगा। हमेशा 0 आएगा। हमेशा। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचिए, 0 में तो कुछ है ही नहीं डिवाइड करने के लिए। लॉजिकल है। और ये महान शून्य दुनिया को दिया किसने था? हमारे भारत में आदर्श गणितज्ञ आर्यभट्टा जी ने इसकी खोज की थी। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है और इस पे एग्जाम में MCQ आना लगभग तय होता है। हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है ये। अच्छा, अब आते हैं मैथ्स की मूल संक्रियाओं पर, यानी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ यानी एडिशन और घटाना यानी सब्ट्रैक्शन को तो हम फंडामेंटल मानते ही हैं, पर गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन में एक वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है। गुणक, जिसे मल्टीप्लायर कहते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है? गुणक की परिभाषा PDF में बिल्कुल क्लियर लिखी है, जिस राशि से गुणा किया जाता है। जिससे गुणा किया जाता है, ओके। हाँ, छात्रों को बस यही फ्रेज याद रखना है। और डिवीजन यानी भाग को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी देखना जरूरी है। हाँ, डिवीजन दरअसल समान रूप से चीजों को वितरित करने की क्रिया है ना, बराबर हिस्सों में बांटना। बिल्कुल, और इसका एक स्पेसिफिक इक्वेशन स्ट्रक्चर बताया गया नोट्स में। वो क्या है? भाज्य डिवाइडेड बाय भाजक बराबर होता है भागफल के। भाज्य भागे भाजक आएगा भागफल। डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इक्वल्स क्वोशिएंट। परफेक्ट। यही छोटी छोटी डेफिनेशंस एग्जाम में स्ट्रेट एक नंबर देकर जाती हैं। तो मैथ का बेस तो हमने यहाँ थॉरली सेट कर लिया। अब यहाँ से एक स्मूथ ट्रांजिशन लेते हैं भाषा विज्ञान की तरफ। हाँ, क्योंकि भाषा भी मैथ की तरह टेक्निकल और लॉजिकल है। इसमें भी साउंड और फोनेटिक्स का पूरा एक साइंस काम करता है। बिल्कुल, हमारी वर्णमाला की संरचना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर की ही बात कर लेते हैं। इनके 3 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पर इनका एक वर्गीकरण और होता है जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक लगता है मुझे। वो किसके आधार पर होता है? आपके मुंह और होठों की शेप के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर अग्र, पश्च और संवृत स्वर आते हैं। अच्छा, और होठों के आधार पर? ओष्ठाकृति यानी होठों के आकार के हिसाब से ये वृत्ताकार और अवृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार मतलब जब हमारे होठ कंप्लीटली गोल हो जाए, राइट? जैसे ऊ या ऊ बोलते वक्त। एग्जैक्टली। होठ गोल हुए तो वृत्ताकार, और अगर होठ फैल गए जैसे अ बोलते वक्त तो वो अवृत्ताकार हो गए। ये लिटरली ह्यूमन एनाटॉमी और साउंड का कोलैबोरेशन है। अब अगर व्यंजनों पर आए तो संयुक्त व्यंजन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशियल है। बहुत ज्यादा। 4 मुख्य संयुक्त व्यंजन हैं जिनका डायरेक्ट संधि विच्छेद पूछते हैं। हाँ, सबसे पहला है क्ष, जो क्षमा या क्षत्रिय में आता है। ये आधा क और श मिलकर बनता है। राइट। और दूसरा है थ्र, जैसे त्रिशूल वाला। ये बनता है आधा ट और र को मिलाकर। और ज्ञ, जिसको हम ज्ञान या ज्ञानी बोलते हैं, वो बनता है आधा ज और न्य के कॉम्बिनेशन से। आखिरी बचा श्र, जैसे श्रमिक वाला। ये आधा श और र से मिलकर बनता है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इन चारों को अच्छे से याद करना चाहिए सबको। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है मैंने आपसे। जो उच्चारण स्थान की तालिका होती है, जिसे प्रोनाउंसिएशन चार्ट बोलते हैं, हाँ, की डायरेक्शन में समझते हैं। सबसे अंदर आएगा कंठ यानी गला। ठीक है, कंठ। यहां से क वर्ग निकलता है। क, ख, ग, घ, ञ। अगर आप अभी बोलकर देखेंगे तो आवाज सीधा गले में वाइब्रेट करती है। राइट, जीभ कहीं भी टच नहीं हो रही है इसमें। Exactly. फिर उसके थोड़ा आगे आते हैं। फिर आती है मुंह की छत का पिछला हिस्सा यानी तालु। यहां से च वर्ग बोला जाता है। च, छ, ज, झ, ञ। ओ हाँ, जीभ पैलेट को टच करती है। एग्जैक्टली। फिर थोड़ा और आगे आए तो आती है मूर्धा। यहां से पूरा ट वर्ग और श बोला जाता है। ट, ठ, ड, ढ। हाँ, जीभ थोड़ा फोल्ड होकर अपर पैलेट के हार्ड पार्ट को लग रही है यहाँ। सही पकड़ा आपने। अब और बाहर आते हैं। दंत यानी दांत। यहां से ट वर्ग आता है। त, थ, द, ध, न। इसमें तो बिना दांत पर जीभ लगाए ये आवाज ही नहीं निकल सकती। आप ट्राई करके देख लीजिए, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। और मुंह का सबसे बाहरी हिस्सा? आखिरी है ओष्ठ यानी होंठ। यहां से प वर्ग आता है। प, फ, ब, भ, म। होंठ आपस में नहीं मिलेंगे तो ये आवाजें नहीं बनेंगी। ये टेबल सच में एक फिजिकल एक्सपीरियंस है। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है अगर हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके समझ लें तो। वही तो मकसद है हमारी आज की इस क्लास का। अच्छा, व्याकरण के कुछ विशेष नियम भी एक्सप्लेन किए गए हैं PDF में। हाँ, जैसे ड और ढ का जिक्र था। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। आज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल सही। इनमें 2 तरह के गुण होते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण कहा जाता है। और एक और टेक्निकल टर्म है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, महाप्राण वर्ण। महाप्राण?
प्राण का मतलब तो श्वास यानी हमारी सांस से होता है ना? सही दिशा में जा रहे हैं आप। श्वास के आधार पर ही इनकी परिभाषा तय होती है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण कहलाता है। जैसे अगर क वर्ग है तो ख और घ। हाँ, इनको बोलते वक्त मुंह से हवा ज्यादा फोर्स से बाहर आती है, इसलिए महाप्राण मतलब ज्यादा श्वास। कितना इंटरेस्टिंग और लॉजिकल है। और एक और नया सा टर्म था वहां, अयोगवा। अयोगवा, ये और अहा होते हैं जिनमें बिंदी लगी होती है। इनको अयोगवा क्यों कहते हैं एग्जैक्टली? क्योंकि ये ग्रामर के थोड़े आजाद पंछी हैं। ये ना तो पूरी तरह से स्वर की परिभाषा में फिट बैठते हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन है, इसलिए इन्हें अलग कैटेगरी यानी अयोगवाह में रखा गया है। अब दिमाग की बत्ती जली। अब थोड़ा लैंग्वेज की वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार पर आते हैं। पर्यायवाची शब्दों की कुछ बहुत स्पेसिफिक और हटके एग्जाम्पल्स दिए हैं पीडीएफ में। हाँ, जैसे घोड़ा को तुरंग कहते हैं, ये तो स्टैंडर्ड है। सरस्वती जी को एड़ा भी कहा जाता है, ये फैक्ट थोड़ा रेयर लगा मुझे। और मोर के लिए एक सिनोनिम शिखी वर्ड दिया गया वहां। पर इन सब में सबसे ट्रिकी गूगली मुझे लगी शब्द वसंत को लेकर। नॉर्मली हम वसंत सुनते ही ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन के बारे में सोचते हैं, पर पीडीएफ के नोट्स के अनुसार और यहीं पर एग्जाम पेपर सेट करने वाले खेलते हैं, वसंत का एक और अर्थ बताया गया है और वो है कपड़ा। कपड़ा, वाओ! मतलब एग्जाम के ऑप्शंस में अगर कपड़ा हो तो हमें बिना डरे वही टिक करना होगा। बिल्कुल, हमें उन फैक्ट्स पर स्टिक करना है जो एग्जाम बोर्ड मानता है। विलोम शब्दों की कैटेगरी भी देखें तो उपकार का विलोम अपकार दिया है और आर्य का अनार्य दिया है। ये तो सीधे थे। हाँ। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी देखते हैं। एक सेंटेंस है पीडीएफ में, सोच समझकर खर्च करने वाला। इसे क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग कंजूस बोल देंगे। नहीं, इसे मितव्ययी कहते हैं। कंजूस और मितव्ययी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, मितव्ययी मतलब जो लॉजिक के साथ जरूरत के हिसाब से पैसे खर्च करता है, बेवजह और वेस्ट नहीं करता। सही बात है। और एक छोटी सी डेफिनेशन क्रिया की भी है, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? उसे तो क्रिया कहते हैं ना, जिसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वर्तनी यानी स्पेलिंग के सेक्शन पर भी पीडीएफ में स्ट्रिक्ट वार्निंग टाइप दी गई है। 2 मेन एग्जांपल्स दिए हैं जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मार्क्स कटवाते हैं। वो 2 शब्द है अंत्याक्षरी और उज्ज्वल। इन्हें हमेशा पूछा जाता है। अंत्याक्षरी में लोग अक्सर बोलने के फ्लो में पूरा ना या पूरा ता लगा देते हैं, जो गलत है। दोनों आधे आते हैं। और उज्ज्वल में तो कंटिन्यूअस 2 बार आधा जाता। ये स्पेलिंग लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ये एक सिंगल अक्षर की मिस्टेक आपका पूरा 1 नंबर उड़ा सकती है। अब चिन्हों की बात करें, पंक्चुएशन मार्क्स। इसमें एक आड़ी लाइन जो होती है बीच में, उससे निर्देशक चिन्ह कहते हैं, राइट? इंग्लिश का डैश। हाँ, और जो चंद्र बिंदु हम शब्दों के ऊपर लगाते हैं, जिसका साइन ये ऐसा होता है, उसको टेक्निकली क्या कहते हैं? उसको पीडीएफ में अनुनासिक चिन्ह बताया गया है। अनुनासिक मतलब इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से मिलकर होता है। ओह, जैसे चांद या गांव बोलते वक्त नाक में वाइब्रेशन फील होती है। अच्छा, और जब हम कोई बड़ा लेख या पूरी किताब खत्म करते हैं तो आखिर में हिंदी में कौन सा शब्द यूज होता है? उस वक्त हम इतिश्री शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिश्री का मतलब ही यही है कि अब ये काम पूर्णता से संपन्न हो गया है। स्क्रिप्ट्स यानी लिपियों को लेकर भी कुछ बहुत मस्ट फैक्ट्स थे आगे। बिल्कुल, 3 मजेदार फैक्ट्स क्लियर किए गए हैं। पहला फैक्ट ये है कि गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हिंदी और गुजराती थोड़ी मिलती जुलती लिखती हैं देखने में। सही कहा। और दूसरा फैक्ट चाइनीज लिपि के बारे में है। उनकी लिपि लेटर्स या अल्फाबेट्स पर नहीं चलती, वो एक चित्रलिपि है। मतलब उनका हर कैरेक्टर एक ड्राइंग या पिक्चर की तरह कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, और तीसरा फैक्ट सीधा शिक्षण से जुड़ा है। बच्चों को सुनकर लिखने की जो प्रैक्टिस कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? श्रुतलेख, जिसे हम स्कूल में डिक्टेशन बोलते थे। एकदम सही। श्रुतलेख भाषा सीखने का बहुत जरूरी टूल है। और यहीं से पेडागॉजी यानी भाषा शिक्षण शास्त्र का टॉपिक सीरियसली स्टार्ट होता है क्लास में। यहाँ पीडीएफ में कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट कोट्स दिए गए हैं। हाँ, जिसमें सबसे बड़ा और डीप कथन श्रीमती मारिया मोंटेसरी जी का है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने लिखा है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है। इसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। ये बहुत डीप थॉट है। मतलब राइटिंग सिर्फ दिमाग का काम नहीं है। बच्चों के मोटर स्किल्स, उनकी उंगलियों की मसल्स पर डिपेंड करता है उनका लिखना। एग्जैक्टली। एक टीचर को ये बात पता होनी चाहिए ताकि वो बच्चे की स्ट्रगल को समझ सके। इसके अलावा लिटरेचर से मैथिली शरण गुप्त जी की एक फेमस लाइन दी गई है। वो लाइन है, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। और आचार्य वामन का भी कथन कोट किया गया है कि कविता छंदों में रचना है। ये दोनों कोट्स एज इट इज रट लेने चाहिए एग्जाम के लिए। हाँ, ये पेपर में डायरेक्ट आते हैं। अच्छा, पीडीएफ में शिक्षण के दौरान आने वाली कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स यानी शारीरिक समस्याओं का भी जिक्र डिटेल में है। जैसे दृष्टि दोष, श्रवण दोष और उच्चारण दोष।
विजुअल, हियरिंग और स्पीच इश्यूज। एक प्राइमरी टीचर को इन समस्याओं को पहचानना और उसके हिसाब से पढ़ाने का तरीका बदलना बहुत जरूरी है, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन होगी। बिल्कुल। अच्छा, इस लंबी और डीप क्लास को एक व्याकरण के सवाल से क्लोज करते हैं। जरूर पूछिए। पीडीएफ के एंड में एक वाक्य दिया है, मुझसे बैठा नहीं जाता। इसमें कौन सा वाक्य है? ये भाववाच्य का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, भाववाच्य क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है या ऑब्जेक्ट क्या है ये सब सेकेंडरी हो जाता है। मेन फोकस उस भाव पर है, उस अवस्था पर है कि ये फिजिकल एक्शन मुझसे हो ही नहीं पा रहा। हेल्पलेसनेस का एक भाव है। एकदम सही एनालिसिस। तो आज हमने मैथ के एब्सोल्यूट बेसिक्स से लेकर भाषा विज्ञान के भाववाच्य तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिकोडिंग की है, और हमारी उम्मीद है कि सभी को ये फॉर्मेट समझ आया होगा। मुझे भी यही लगता है। रट्टा मारने से बेहतर है कॉन्सेप्ट्स को ठीक से फील करना, वो एग्जाम हॉल में ज्यादा याद रहते हैं। तो छात्रों के लिए एक फाइनल निर्देश है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम में आपके 95% से ज्यादा मार्क्स आएं, जो कि पूरी तरह से अचीवेबल हैं अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें। बिल्कुल, तो सभी विषयों के मास्टर नोट्स, ऐसी पीडीएफ्स और रेगुलरली ऐसी ही क्लासेस रिसीव करने के लिए आज ही अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर सर्च करें SS मंत्रा ऑफिशियल, और बिना देर किए उसे ज्वाइन करें ताकि प्रिपरेशन ट्रैक पर रहे। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।